हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जो लोग क्लासेस नहीं कर पाए थे, कॉलेज का एक्चुअली मैं स्टार्ट किया हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में मैं अपलोड करना चाहता हूँ, बट फिलहाल वाईफाई का कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। शायद आज कल में अवेलेबल हो जाए, कल अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो तब तक मैं छोटा छोटा वीडियो कट कट करके डाल रहा हूँ आपका, ताकि पढ़ाई ना छूटे। और इससे पहले एक लेक्चर डाले थे जो छोटा सा लेक्चर था सेफ्टी डिवाइस के बारे में। और आज का ही लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला था हॉलेज के बारे में। हॉलेज का सीएमआर से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न भी पढ़ा था, बट चूँकि मोबाइल डाटा से अपलोड करना पड़ रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं लेके नहीं चल पा रहा हूँ। बट ठीक है, आप लोग का जो क्लासेस होगा वो कल मैं रख रहा हूँ। कल मे बी 8 बजे सुबह से आपका क्लास होगा। मैं आपको एक बार मैसेज भी कर दूँगा। तो हॉलेज के बारे में हम पढ़ाते हैं। तो हॉलेज में जो सबसे पहला रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 92, वो है हॉलेज रोडवे के बारे में। तो देखिए, हॉलेज को चलाने के लिए कुछ चीज़ों का आपका इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाएँगे, या तो आप एयर कंप्रेसर से चलाएँगे, या तो आप स्टीम इंजन से चलाएँगे। जैसे कि वाइंडिंग में भी चलाते थे, उसी तरह से इसमें भी सेम कंडीशन है कि 3 में से कोई ना एक एक तरीके से आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन बात है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, तो आपको बिजली का कम से कम 2 कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसके बारे में मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, और आज के ही क्लास में बताया था सुबह-सुबह, ठीक है? सॉरी, वाइंडिंग जब मैं पढ़ा रहा था उसी टाइम मैंने इन्फॉर्म किया हुआ था एक्चुअली, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है 2 नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पोर्स जो सोर्स की मैं बात करूँ, अगर 2 नहीं है, तो जो हॉलेज सिस्टम है वो काम नहीं कर सकता है। कम से कम 2 कनेक्शन चाहिए। इसी तरह से एयर कंप्रेसर के बारे में बात करें, या फिर स्टीम इंजन के बारे में बात करें, इसके लिए पर्याप्त बैकअप रखा जाता है। जी बिल्कुल, पर्याप्त बैकअप। चलिए, अब हम लोग एक-एक चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, आउटलुक खोल लेते हैं और एक नया टैब ओपन करना पड़ेगा, ठीक? ओके। तो रेगुलेशन नंबर 92 कहता है, यानी कि हॉलेज रोडवेज कहता है, मैकेनिकल या फिर ग्रेविटी से अगर आप पावर दे रहे हैं तो सही डिवाइस रहे, सही तरीके से मेंटेन्ड रहे। तो जो अभी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम 2 ठो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा है कि अगर बिजली से चला रहे हैं तो 2 अलग-अलग जगह से आप बिजली लेंगे, है ना? या फिर एक ट्रांसफार्मर लगा लेंगे, एक इन्वर्टर लगा लेंगे, और दूसरा आपका बिजली रहेगा। कम से कम 2 ठो सोर्स पावर का होना चाहिए। स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच की दूरी, ये पढ़ाए थे सेफ्टी डिवाइसेस में, द सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर, ठीक है? इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इसके बाद है असेंडिंग टब, यानी कि चढ़ते हुए टब के पीछे पहलवान यानी बैक स्टे और ड्रैग लगाया जाता है। तो ये भी बताए थे हम, बैक स्टेक क्यों लगाया जाता है? बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए। तो 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक होते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, एक होते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होते हैं? अगर लगातार आगे जा रहा है उसको रोकना है, जैसे जैज रेल एक स्पीड से ज़्यादा होता है तो रोक लेता है। बैकवर्ड मूवमेंट जैसे बैक स्टे हो गया, ड्रैग हो गया, ये सब बैकवर्ड मूवमेंट में काम आता है। एक में लिखा है कि इंडलेस रस्सा में टब का बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कैच लगाते हैं। अगर सिर्फ पहलवान का बात किया जाए, यानी ड्रैग का बात किया जाए, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट रफॉलेज में वो काम आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंडलेस रफॉलेज में कौन सा काम आएगा, तो इंडलेस रफॉलेज में आपका ऑटोमेटिक कैच, इसी का नाम है मंकी कैच, ठीक है? ऑटोमेटिक कैच का ही दूसरा नाम मंकी कैच है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। टब रिरेलर क्या होता है, समझिए ऐसा। मान लीजिए 250 मीटर का एक ट्रैक है, ठीक है? मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, और इसी ट्रैक में कभी कभी क्या होता है, टब पलट जाता है। तो अब भैया टब पलट गया है, टब गाड़ी है, बहुत भारी होगा, ठीक है? 1.25 टन कोयला अगर ये ले जा सकता है, तो इस टब गाड़ी का आप वजन समझ सकते हैं, ठीक है? बहुत सारा व्हील होता है उसमें। अब ये टब गाड़ी पलटा हुआ है, इसको उठा के सीधा करना है, तो कोई इंसान के बस का बात है क्या कि इसको उठा के सीधा करे? पॉसिबल नहीं है। इसके लिए टब रिलेलर रखा जाता है। टब रिलेलर का क्या काम है कि जो पलट गया है गाड़ी, टब गाड़ी, इसको उठा करके इस पटरी में रख देगा। इसको कहते हैं टब रिरेलर। इसको क्या कहते हैं? टब रिरेलर। और इसी का दूरी कहा गया है 250 मीटर का इंटरवल, यानी 250 मीटर टू 50 मीटर के इंटरवल पे टब रिलेलर रखा जाता है।
देन कहा गया है जब टब को हाथ से रीरेल किया जाता है तो उस टाइम रस्सा खोल के पावर ऑफ किया जाएगा। यानी अगर किसी किसी माइंस में ऐसा है कि टब को वो मशीनरी से उठाना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर जब इसको यहाँ उसमें लादा जा रहा है और उसमें कुछ ना कुछ इंसान का ज़रूरत पड़ता है, कुछ ना कुछ आदमी का ज़रूरत पड़ता है उसको ठेलने के लिए, ढकेलने के लिए, खोलने के लिए। तो वो सब आदमी जितना भी है अगर इसमें काम कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इंजन का पावर ऑफ कर दिया जाएगा ताकि कभी भी गलती से ये चल ना जाए। तो वो सब कुछ बेसिक चीज़ें लिखी गई है, ठीक है, कुछ बेसिक सी चीज़ें लिखी गई है। देन बोला गया है कि 30 मीटर में सिग्नलिंग अरेंजमेंट का व्यवस्था करेंगे। तो अगर इससे पहले का लेक्चर देखें तो फटाक से कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ने वाला हूँ कमेंट आपका, आप इसको मत सोचिएगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आप फटाक से कमेंट करके बताइए कि हॉलेज रास्ता कितना से ज़्यादा लंबा होगा तो उस कंडीशन पे आपको सिग्नलिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर सही गैस किए आप, 30 मीटर होगा। कितना वोल्ट होता है, 30 वोल्ट होता है। लेकिन अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन के हिसाब से कहा जाए, सीईआर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट हो जाएगा अगर सीईआर कहता है, अगर कुछ नहीं कहता तो आपको 30 वोल्ट ही टिक करना होगा, ठीक है। तो ये भी याद रहेगा। कोड ऑफ सिग्नल, कोड ऑफ सिग्नल के बारे में मैं प्रीवियस ही बता चुका हूँ, वाइंडिंग वाला लेक्चर अगर आप किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा ग्रुप में, आप जाके चेक कीजिए। वहाँ पे मैं कोड ऑफ सिग्नल को अच्छे से बता चुका हूँ। कोड ऑफ सिग्नल में ये हॉलेज वाला है, हॉलेज वाला बड़ा ही सिंपल होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, फटाक से बताइएगा चैट में। मेरा क्वेश्चन है, 2 घंटी का मतलब चाहे शाफ्ट हो चाहे शाफ्ट सिंकिंग हो, कमेंट कीजिएगा मैं देखने वाला हूँ, ठीक है, चाहे हॉलेज हो, तीनों ही जगह पे दूसरा घंटी का मतलब सेम होता है, एक ही होता है। बताइएगा वो मतलब क्या है, चैट कीजिएगा मैं देख लूँगा। तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ, दूसरा घंटी का मतलब होता है लोअरिंग करना। लोअरिंग करना को हिंदी में कहते हैं लोल करना, ठीक है। लोल करना का मतलब नीचे उतारना। तो ये मतलब होता है दूसरा घंटी का, चाहे वाइंडिंग हो चाहे हॉलेज हो, मतलब शाफ्ट हो, शाफ्ट सिंकिंग हो या फिर हॉलेज हो, सभी जगह पे इसका एक ही मतलब होता है लोअरिंग करना, यानी कि लोल करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी आपको याद हो ही जाएगा। हॉलेज में बड़ा ही सिंपल है। जैसे अगर वाइंडिंग में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वाइंडिंग में 1 1 2 3 3 होता था, फिर 1 1 1 2 3 होता था। लेकिन हॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो बड़ा ही सिंपल होता है इसका कोड ऑफ सिग्नल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस एकदम सिंपल होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, एक का मतलब हो रोकना, तो रोकेंगे तभी ना जब इंजन चालू। अगर हम बोलेंगे बस रोको बस रोको बस रुको, तो भैया बस चलेगा तभी तो बस को रोकेंगे। तो बस वही चीज़ बोला है, एक का मतलब होता है स्टॉप। स्टॉप कब करेंगे, जब बस चल रहा होगा, जब आपका टब गाड़ी चल रहा होगा तभी रोकेंगे। दूसरा का मतलब होता है लोअरिंग करना, तीसरा का मतलब होता है चालू करना, और चौथा का मतलब होता है राइज करना। ये जितना भी कोड ऑफ सिग्नल है इसको हॉलेज के जगह जगह पे चिपका दिया जाता है। हॉलेज रास्ता में जहाँ अटेंडेंट लोग बैठता है, हॉलेज का इंजन के पास में, या जहाँ पर रेगुलर रुक रहा है, वो सब सभी जगह पे। और कोड ऑफ जो सिग्नल है, कंपिटेंट पर्सन को छोड़ के कोई भी दूसरा आदमी सिग्नल देने का काम नहीं करेगा। हॉलेज रास्ता में अगर 300 मीटर से लंबा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको टेलीफोन लगाना पड़ेगा। तो एक बार लंबा चौड़ा वाला थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फटाफट एक बार डाटा को हम फिर से रिकैप करते हैं। पहला डाटा है 30 मीटर। 30 मीटर क्या है, अगर सिग्नलिंग अरेंजमेंट, अगर हॉलेज रास्ता का लंबाई 30 मीटर से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में आपको सिग्नलिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ता है। दूसरा डाटा क्या पढ़ा हमने, पढ़ा 250 मीटर। 250 मीटर क्या था सर, टब रीरेलर था। क्या था, टब रीरेलर था। तो मतलब टब को रीरेल करने के लिए हम लोग 250 मीटर पे टब रीरेलर रखते हैं। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, 300 मीटर। 300 मीटर क्या है, टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, है ना। टेलीफोन क्या है, मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं जब कभी भी हॉलेज रास्ता का लंबाई 30 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में। कॉलेज में और कोई पॉइंट है क्या, और कोई पॉइंट है क्या, जी बिल्कुल है, 10 मीटर 20 मीटर। 10 मीटर 20 मीटर का है भैया। तो जब कभी भी मेन होल का ग्रेडियंट 1/6 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 1/5 1/4 हो जाए, तो उस कंडीशन में 10-10 मीटर पे हम क्या बनाते हैं, मेन होल लगाते हैं। यही वाला 20 मीटर में क्या था, 1/6 से कम ग्रेडियंट हो, जैसे 1/7 1/8, तो उस कंडीशन में मेन होल अगर हम लगाते हैं तो 20-20 मीटर का अंतराल पे लगाते हैं।
तो हॉलेज में अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है, कुछ और भी पॉइंट होगा तो आप बताइएगा, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और भी पॉइंट है तो उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेलीफ़ोन सिग्नलिंग दोनों आपस में तार टच ना करे, इसका ध्यान रखिएगा, अगर टच करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट मेकर धोखे से टच ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। कॉन्टैक्ट मेकर क्या होता है सर? देखिए, 2 जो तार जात रहता है सिग्नलिंग वायर वाला, ये दोनों तार एक जगह पे छीला हुआ रहता है। कुछ-कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे उसको पूरी तरह से छीला हुआ रहता है। अब ये दोनों नंगा तार हैं, ये दोनों को जब सटाएँगे आपस में तो इससे क्या होगा, अगर एक बार सटाएँगे तो एक बार घंटी बजेगा, 2 बार सटाएँगे 2 बार घंटी बजेगा। इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट मेकर। क्या कहते हैं इसको? कॉन्टैक्ट मेकर कहते हैं। तो यही बोला गया है कि धोखा से दोनों टच ना हो जाए, ऐसा हम लोग रखेंगे, मतलब दूर-दूर रखेंगे भाई साहब, सामने-सामने नहीं रखेंगे, दूर-दूर रखेंगे, नहीं तो चलने लगी है अगर हवाएँ हो जाएगी, तो उस कंडीशन में टच हो सकता है। पॉइंट अगला ये है कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का अगर माइंस रहा तो इंट्रिंसिकली सेफ बनाया जाता है, यानी सिग्नलिंग व्यवस्था जो है या टेलीफ़ोन व्यवस्था जो है, उसको इंट्रिंसिकली सेफ कहा जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, फटाक से बताइएगा, इंट्रिंसिकली सेफ हम किसी भी डिवाइस को कब मानेंगे? कितना वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसमें किया जा सकता है अगर इंट्रिंसिकली सेफ है तो? ध्यान से बताइएगा, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। चलिए एक बार सोच लीजिए, आप चैट में बताइए, चैट पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? जी बिल्कुल, आप अगर गेस किए होंगे 30 वोल्ट तो सही गेस किए हैं। ये सीएमआर यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से अगर बात करें तो 30 वोल्ट है, बट अगर हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के हिसाब से बात करें तो ये 24 वोल्ट है। बट अगर सीएआर लिखेगा तभी हमको ये पकड़ना है, नहीं तो फिर आपको 30 वोल्ट ही लेके चलना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड टब से बचने के लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट रहेगा, यानी जहाँ कहीं भी टेलीफोन बूथ टाइप का लगाया जाता है उसके ऊपर में छावनी टाइप का दिया जाएगा जिसमें बैठ के बात कर सकता है, सामने से भी रहेगा, जस्ट लाइक टेलीफोन बूथ। मेन होल का यहाँ पे डायमेंशन बताया है, 1.8 मीटर हाइट होता है, 1.2 मीटर डेप्थ होता है और चौड़ाई जो है वो 0.75 से लेकर के 1 मीटर तक होता है। यानी कि अगर हम ये मेन होल होता और इसकी अगर मैं बात करता तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई वैरी करता, 0.75 से लेकर के 1 मीटर तक ये जो चौड़ाई है वो वैरी करता, ठीक है? अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट बोला गया है कि 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करूं, कितना ये डेप्थ होना चाहिए, ठीक है? कितनी अगर डेप्थ की बात करूं तो ये जो डेप्थ हैगा 1.2 मीटर हैगा, यानी 1.2 मीटर इसका डेप्थ होगा, 1.8 मीटर इसका हाइट होगा और 0.75 से लेकर के 1 मीटर तक क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा। इसका ग्रेडियंट हम आपको बता चुके हैं, 1/6 से ज़्यादा ग्रेडियंट है तो 10 मीटर पे, 1/6 से कम ग्रेडियंट है तो 20 मीटर पे ये बनाया जाता है। वही वाला डाटा आगे लिखा होगा, डेफिनेटली वही वाला लिखा होगा, ठीक है? देखिए, वही लिखा हुआ है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि व्हाइट वॉशिंग 0.3 मीटर के अंतराल पे करते हैं। जहाँ कहीं भी, है ना, ये सब आप पढ़ चुके होंगे आई होप। तो जहाँ कहीं भी मेन होल है, मेन होल के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर का अगर हम दायरा देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर के आसपास में व्हाइट वॉशिंग करना मैंडेटरी होता है, ठीक है? चलिए, इनलेस और चेन वाले हॉलेज को छोड़कर सब में मेन होल लगेगा। इसका मतलब देखिए, एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। हॉलेज की अगर मैं बात करूँ, हॉलेज का टाइप्स का, तो हॉलेज जनरली 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला था डायरेक्ट रॉफ हॉलेज, डायरेक्ट रॉफ हॉलेज। यहाँ पे हम रॉफ का अगर इस्तेमाल नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों का चारों रॉफ हॉलेज का ही टाइप्स है। दूसरा होता है एंडलेस रॉफ हॉलेज, एंडलेस रॉफ हॉलेज। तीसरा होता है मेन एंड टेल रॉफ हॉलेज, मेन एंड टेल रॉफ हॉलेज। एंड चौथा होता है ग्रेविटी रॉफ हॉलेज। इसमें बोला गया है कि इंडलेस रॉफ हॉलेज में आपको मेन होल का आवश्यकता नहीं है। इंडलेस रॉफ हॉलेज में किसका आवश्यकता नहीं है? मेन रॉफ होल का आवश्यकता नहीं है। तो बाकी में आवश्यकता है क्या? जी बिल्कुल है। डायरेक्ट रॉफ हॉलेज में आवश्यकता है क्या? जी बिल्कुल है। इंडलेस रॉफ हॉलेज में आवश्यकता है क्या? नहीं, आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। मेन एंड टेल रॉफ हॉलेज में इसका जरूरत पड़ सकता है, बट ग्रेविटी में भी पड़ सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इंडलेस रॉफ हॉलेज में अगर मेन होल नहीं भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इंडलेस रॉफ हॉलेज में जनरली सिंगल ट्रैक रहता है और उसका स्पीड लिमिट में रहता है। लेकिन डायरेक्ट रॉफ हॉलेज में स्पीड बढ़ता जाता है,
मेन इंटरवल ऑफ हॉलेज में स्पीड बढ़ता घटता है और ग्रेविटी में तो स्पीड का हद ही हो जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि इंडलेस और चेन वाला हॉलेज को छोड़कर सब में मेन होल लगाया जाता है। मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितना टब जोड़ना है, कितना भार लगाना है, और सभी जगह पे रेगुलर नोटिस लगा दिया जाएगा कि इतना टब से ज़्यादा आपको नहीं जोड़ना है, इतना टब ही आपको खोलना है, लगाना है। ठीक है, जनरली वही सब पॉइंट इसमें लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि टब जोड़ते खोलते समय ये देखा जाएगा कि टब और रास्तों के बीच की दूरी 1 मीटर, दो ट्रैक के बीच की दूरी 1 मीटर, है ना। उसके बाद कंट्रोल टब को रोकने के लिए बफर लगाया जाएगा, स्टॉप ब्लॉक लगाया जाएगा। चलो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं सारा का सारा पॉइंट को। ठीक है, एक बार हम लोग दूसरा सब पॉइंट को नोट करते हैं, समझते हैं। आप अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, बट कोई नहीं। चलिए देखो, समझो मेरी बात को। अगर ये ट्रैक है तो ट्रैक के बीच में, ये जो बीच में आप सीढ़ी बिछा रहे हैं, दो ट्रैक के बीच में जो गैप है, यानी एक ही रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक में दो पटरी होता है ना सर, तो वही दो पटरी के बीच का गैप को हम क्या कहते हैं? रेल गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल गेज कहते हैं। ये जो रेल गेज होता है वो आपका 60 सेंटीमीटर होता है, इसको 0.6 मीटर भी कह सकते हैं आप। इसी तरह से अगर मान लीजिए बगल में एक दूसरा ट्रैक बैठा हो, ठीक है, बगल में दूसरा ट्रैक बैठा हो, तो इन दोनों ट्रैक के बीच का जो गैप होगा वो कम से कम 1 मीटर होगा। कम से कम कितना होगा? 1 मीटर होगा। ठीक है, अब ऐसा सोचिए कि एक ट्रैक है, इस ट्रैक के बगल में क्या है? एक पिलर है। ट्रैक के बगल में क्या है? एक पिलर है। तो इन दोनों के बीच का भी जो गैप होगा वो 1 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मीटर होगा। दो ट्रैक के बीच का गैप कितना होगा? 1 मीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर होगा। एक ट्रैक और बगल के पिलर का बीच का गैप कितना होगा? 1 मीटर होगा। ठीक है, अगर पूछे कि एक ट्रैक है, इसके कितना दूरी तक हम कोई सामान नहीं रख सकते हैं, तो वो है 1.2 मीटर। यानी जो भी रेलवे ट्रैक होगा उसके 1.2 मीटर के अंदर में कोई भी सामान, ढीला मलबा, सिल्ली वगैरह कुछ भी नहीं रखा जाएगा। ये हो जाएगा 1.2 मीटर। अब एक और डाटा है जहाँ पे लड़के अक्सर कंफ्यूज करते हैं, एक बार फिर से रिकैप करें। ये जो आपका दो रेलवे ट्रैक है, इधर रेलवे ट्रैक के बीच का जो गैप होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है। दो ट्रैक के बीच का गैप की बात करें तो 1 मीटर होता है। एक ट्रैक और बगल के पिलर का गैप का बात करें तो 1 मीटर होता है। 1.2 मीटर गैप होता है एक रेलवे ट्रैक से अगल बगल में कोई सामान अगर रखा गया तो उसके बीच में। ठीक है, अगर कन्वेयर का बात करते, कन्वेयर से अगर बगल का बात करते कि बगल में पिलर है, बताओ भैया कन्वेयर कितना दूर रहेगा, तो वो भी आपका 1 मीटर ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप अगर गौर से देखेंगे इसमें, तो चूंकि बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कम टाइम में भी अच्छा पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, एक आध दिन का बात है, थोड़ा मैनेज कीजिए आप भी। एक रेलवे ट्रैक है, ठीक, मतलब हॉलेज वाला ट्रैक है। ओके, और उसी ट्रैक के बगल में कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि आदमी को आना जाना पड़ रहा है। आदमी को आना जाना पड़ रहा है, मतलब बगल में ही ट्रैवलिंग रास्ता है और बगल में ही ट्रेन जो है, यानी कि जो टब गाड़ी है वो क्रॉस कर रहा है। एकदम साथे साथ जा रहा है, टब गाड़ी भी जा रहा है, बगल में आदमी भी जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में ये जो गैलरी का मिनिमम चौड़ाई हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। जब कभी भी ट्रैवलिंग रास्ता और हॉलेज रास्ता साथ ही साथ ट्रेवल करे एक ही गैलरी में, उस टाइम गैलरी का जो चौड़ाई होता है वो 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, अभी बता दिए आपको। तो बस बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ कहीं भी अ, ढाल आ जाता है, ठीक है, उस जगह पे हम लोग क्या लगते हैं? स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं। मतलब पटरी है, अचानक से यहाँ ढाल आ गया है तो अब क्या लगाएंगे? आप स्टॉप ब्लॉक लगाएंगे, फाटक जैसा होता है स्टॉप ब्लॉक। या जहाँ कहीं भी अनकंट्रोल टब को रोकना हो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? बफर लगाते हैं या स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में ही बताए थे। अब आते हैं ट्रैवलिंग रोडवे। 92 में आपका हॉलेज रोडवे है, 93 में आपका ट्रैवलिंग रोडवे है। तो ट्रैवलिंग रोडवे में भी बहुत सारे पॉइंट आपको समझा ही चुके हैं। ट्रैवलिंग रोडवे हमेशा इनटेक रास्ता में होगा। रिटर्न में हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रैवलिंग रोडवे रिटर्न में नहीं होता, रिटर्न में स्केप रूट होता है, यानी भागने का रास्ता।
वो एक ट्रैवलिंग रोडवे नहीं है। भागने का रास्ता से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। माइंस में इमरजेंसी रहेगा तभी आप भाग सकते हो उसमें। ट्रैवलिंग रोडवे का जो मिनिमम हाइट होता है 1.8 मीटर होता है। मिनिमम हाइट कितना होगा? 1.8 मीटर होगा। मिनिमम चौड़ाई की अगर बात करें तो कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। ठीक है। 30 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट है तो सीढ़ी लगाएंगे। ठीक है, ज़मीन को काट काट के या तो सीढ़ी बना देंगे या सीढ़ी लगा देंगे। 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सीढ़ी लगा देंगे या ज़मीन को काट काट के सीढ़ी बना देंगे, साथ ही साथ हैंडरेल लगा देंगे। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट है तो आप क्या करेंगे? सीढ़ी लगा देंगे, स्टेप लगा देंगे, प्लेटफॉर्म लगा देंगे और 10 मीटर की दूरी पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब ये आपको दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा काटेगा, वो हम पहले ही आपको क्लियर किए हैं एक बार, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है तो फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अभी क्या क्या बोले? अगर 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, और अभी हम किसका बात कर रहे हैं? ट्रैवलिंग रास्ता का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ट्रैवलिंग रास्ता का। इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ाए थे, चैप्टर नंबर 7 रेगुलेशन का चैप्टर था। उस चैप्टर का नाम था इग्रेस एंड आउट, मतलब खान से बाहर निकलने के रास्ते। तो माइंस का एंट्रेंस का उस टाइम बात किया गया था कि भैया माइंस में जहां आप उतरते हैं वहां का 60 मीटर का जो दूरी होता है उसको आप कहते हैं एंट्रेंस। यानी इनटेक में जहां बत्ती बत्ती लेके आप सरफेस से नीचे घुस रहे हैं, वहां से 60 मीटर का जो दूरी होगा उसको आप माइंस एंट्रेंस कहते हैं। 60 मीटर का जो दूरी है उसको विशेष ख्याल रखा जाता है। बड़ा मजबूत रहता है, सपोर्ट अच्छा रहता है, वेंटिलेशन बड़ा तगड़ा रहता है वहाँ पे, और आसपास में चट्टान रहता है, कोयला डायरेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग नियम था। यहाँ पे हम पूरा ट्रैवलिंग रास्ता का बात कर रहे हैं, यानी ट्रैवलिंग रास्ता पूरा पूरी अगर मान लीजिए 200 मीटर का है तो 200 मीटर का एवरेज हम बात कर रहे हैं कि भैया 200 मीटर का जब आप एवरेज निकालिएगा, अगर एवरेज ग्रेडियंट 30 डिग्री से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप या तो सीढ़ी लगाएंगे। सीढ़ी क्या होता है? ऐसा होता है सीढ़ी, ऐसा ऐसे ऐसे करके सीढ़ी होता है। या फिर आप उसको कट कर करके स्टेप बना देंगे। ठीक है, मतलब रास्ता था उसी को कट कर करके ऐसे सीढ़ी बना दिए। ये कब हुआ? ये 30 डिग्री से ज़्यादा हुआ तब। यही बोला अगर हम 45 डिग्री से प्लस कर देते तो आप सीढ़ी तो बनाए ही, ठीक, सीढ़ी तो बनेगा ही, साथ ही साथ इसमें हैंड रेल लगा दिया जाएगा। हैंड रेल मतलब जब कभी भी आप छत चढ़ते हैं तो सीढ़ी के बगल में एक रहता है जिसको पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, उसको कहते हैं हैंड रेल। तो 45 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो सीढ़ी रहेगा, साथ में हैंड रेल रहेगा। फिर होता है 60 डिग्री से ज़्यादा। 60 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो सीढ़ी तो है, हैंडरेल भी है, साथ ही साथ 10-10 मीटर पे एक प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, 10-10 मीटर पे क्या रहेगा? प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर आप 2 तल्ला सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो चढ़ते चढ़ते बीच में एक जगह होता है जहाँ पे आप रुकते हैं, एक चौड़ा सा सीढ़ी रहता है, वहाँ आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे 10-10 मीटर पे है। यही चीज़ 9 मीटर अगर आप पढ़े हैं तो वो पढ़े होंगे माइंस इंट्रेंस के पास, यानी इंट्रेंस के बाद अगर बात करें तो वहाँ पे आपका 9 मीटर पे प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो बस इसी कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करना था। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगा रहेगा बीच बीच में, यानी कि आपको बता ही चुके हैं 300-300 मीटर के अंदर पे, है ना। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी रास्ते में आना जाना नहीं करेगा, सिर्फ ट्रैवलिंग रास्ते में आना जाना करेगा, हॉलेज रास्ते से आना जाना नहीं करेगा। यहाँ तक कि माइनिंग सरदार भी अनऑथराइज है, जब तक उसको अलाउ ना किया जाए तब तक। ठीक है, क्रॉस ओवर, जहाँ क्रॉस करना पड़े, क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर ब्रिज बनाया जाता है। क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर क्या होता है सर? जहाँ पे कहीं भी हॉलेज रास्ता पार कर रहा है, ठीक है, और उसके नीचे ट्रैवलिंग रास्ता है, तो कोशिश मेरा यही होना चाहिए कि उस जगह पे हम लोग क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर ब्रिज बना दे। या तो ऊपर से हम हॉलेज रास्ते को पार कर दे, या नीचे से, और नीचे से आदमी पार हो जाएगा या ऊपर से। ठीक है, कन्वेयर वाले रास्ते में ट्रैवलिंग रास्ते की लंबाई तक गार्ड लगाएंगे या फेंसिंग लगाएंगे। अगर कन्वेयर है, बगल में आदमी चल रहा है, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे? फेंसिंग लगा देंगे, ताकि गलती से आदमी का हाथ पैर कुछ फंस ना जाए फेंसिंग में। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता है या आरडीएस वर्क, आरडीएस का मतलब होता है कठिन वर्क है, तो मेन राइडिंग सिस्टम लगाते हैं। बहुत कोई मेन राइडिंग किसको समझ लेते हैं? मेन राइडिंग समझ लेते हैं कि भैया एक तो रस्सा होता है, जस्ट ए सेकेंड, है ना। बहुत कुछ सोचते हैं कि एक रस्सा है, इस रस्सा में कुर्सी जैसा लटका हुआ है, यही मेन राइडिंग है। ऐसा नहीं है यार। मेन राइडिंग का मतलब होता है जिसमें आदमी चढ़ सकता है, उसको मेन राइडिंग कहते हैं। जैसे सरफेस में अगर आप घोड़ा लेके जा रहे हैं ना, घोड़ा में आदमी बैठा है तो घोड़ा क्या होगा? मेन राइडिंग हो गया। अगर आप ऊँट में बैठे हैं तो ऊँट क्या हो गया? ऊँट मेन राइडिंग हो गया। अगर आप जीप में बैठे हैं तो जीप क्या हो गया? मेन राइडिंग हो गया। अगर आप बाइक में बैठे हैं
तो बाइक क्या हो गया, मेन राइडिंग हो गया। इसी तरह से अंडरग्राउंड माइंस में जिसमें भी आदमी बैठ के एक जगह से दूसरा जगह जाए, उसको हम मेन राइडिंग सिस्टम कहते हैं। चाहे वो ट्रम्प टाइप का छोटा मोनोरेल हो, चाहे वो कुर्सी वाला चेयर लिफ्ट सिस्टम हो, चाहे वो आपका लोकोमोटिव हो, ये सभी के सभी मेन राइडिंग सिस्टम के अंदर में ही आएंगे। तो दिमाग में रखिएगा, जब कभी भी 1 मीटर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा होता है रास्ता, ठीक है, जिसमें चलना पड़े और इंक्लाइनेशन ज़्यादा हो या आरडीएस वर्क हो, उस कंडीशन में मेन राइडिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। सीएमआर एप्लीकेबल होने के 1 साल के अंदर में सीआई अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो 1 साल के अंदर में ये सब लगा देना चाहिए। सीएमआर 2017 में लागू हुआ था नवंबर में, अगर उसके बाद लिखा है कि 1 साल के अंदर में ये सब लागू हो जाना चाहिए। हॉलेज रास्ता कन्वेयर बेल्ट बिना सीआई परमिशन का मेन राइडिंग की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आपका दिमाग में आ रहा होगा कि यार हॉलेज रास्ता को मेन राइडिंग की तरह कैसे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। हॉलेज रास्ता में आप कर सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर को भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बेल्ट कन्वेयर होता है ना, उसी के ऊपर में कुर्सी फिट कर देता है लोहा लक्कड़ का, और उसी में आदमी बैठ के जाता है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन सीआई साहब परमिशन देंगे तभी। ठीक है, चलिए अगला रेगुलेशन है टब एंड देयर मूवमेंट। टब एंड देयर मूवमेंट है 94 रेगुलेशन नंबर। इसमें बोला गया है कि बफर दो टब के बीच, दोनों टब का गैप 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। अब ये क्या चीज़ है सर, समझते हैं। मान लीजिए ये दो गो टब है, ठीक है, ये टब को अब हम खोलना लगाने का काम कर रहे हैं, यानी डीकपलिंग कर रहे हैं, बीच से खोल रहे हैं। तो दोनों टब को ऐसे नहीं कि बस खोल दिए, नहीं ऐसा नहीं। बीच में हम क्या करेंगे, बफर डालेंगे। बफर क्या होता है सर, लकड़ी का टुकड़ा होता है, एक बड़ा सा सिल्ली होता है, उसको बीच में घुसेड़ देंगे। क्यों घुसेड़ेंगे, कभी अगर ये ढलक गया, ये ढलक गया, तो और बीच में मेरा माथा है, कपार है, तो भैया क्या होगा, कपार चपटा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में बफर लगा देंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देंगे, दो गो साफ्ट, दो गो आपका टब गाड़ी के बीच में। और बोला गया है कि दोनों जगह से इसका अगर हम गैप नापेंगे तो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। गैप कम से कम 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। साइड टिपिंग, साइड टिपिंग करते हैं तो सेफ्टी कैच लगाते हैं। साइड टिपिंग क्या होता है, इसको समझते हैं। साइड टिपिंग का मतलब है, अब सेफ्टी कैच और साइड टिपिंग, इसको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। आप बहुत बार देखे होंगे कि टब गाड़ी को सरफेस में ढकेल के, यानी कि अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो वहाँ से टब गाड़ी को ऊपर लेके जाएगा सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे ले जाने के बाद एक एक को खोलेगा, एक एक टब गाड़ी को क्या करेगा, खोलेगा। और दो दो आदमी क्या करेगा, धकेल धकेल के ले जाएगा। और एक बड़ा सा बंकर रहता है, ठीक है। बंकर के नीचे में ट्रक खड़ा रहता है ना, ट्रक खड़ा रहता है बंकर के नीचे में, ठीक है। और क्या होगा, टब गाड़ी को यहाँ पे उलट दिया जाता है, टब गाड़ी पूरा पूरी पलट जाता है। तो आप सोचेंगे टब गाड़ी जब पलटता है तो पूरा पूरी गिर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि पटरी में सेफ्टी कैच लगा रहता है। क्या लगा रहता है, सेफ्टी कैच। तो जब हम साइड से पलट दिए, उसी को क्या कहते हैं, साइड टिपिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, साइड टिपिंग कहते हैं, है ना। सरफेस पे हम लोग बंकर में उसको पलटते हैं तो साइड टिपिंग कहलाता है। और चक्का में क्या लगा रहता है, सेफ्टी कैच। तो ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि सेफ्टी कैच सिर्फ वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। सेफ्टी कैच हॉलेज में भी इस्तेमाल होता है। हॉलेज में इसका अलग जगह पे काम है, वाइंडिंग में इसका अलग जगह पे काम है, ठीक, याद रहेगा। चलिए, कपलिंग बोला गया है कि जैसे सीआई साहब कहेंगे उसी तरह से होगा, यानी दो गो टब गाड़ी को बीच में जब जोड़ते हैं तो उसको कपलिंग कहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कपलिंग का 7 से कम नहीं होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्लास में समझा देंगे बड़ा ही अच्छे से, याद रहेगा जिंदगी भर। उसके बाद बोला कि हर 3 साल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे चेक किया जाता है ये भी बताएंगे। फिलहाल समझिए कि हर 3 साल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक किया जाता है। 14 दिन में सेफ्टी डिवाइस जितना भी होता है हॉलेज सिस्टम का सब जांच होता है। सेफ्टी डिवाइस क्या क्या है ना, स्टॉप ब्लॉक है, रनअवे स्विच है, पहलवान है, ड्रैग है, कपलिंग है, डीकपलिंग है, इस सभी के सभी सेफ्टी डिवाइस में आते हैं। ये सब का जांच 14 दिन में कम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है। टब चलने से पहले सब आदमी को सावधान कर दिया जाता है, ताकि आदमी अगर आगे है तो आदमी हट जाएगा। इन सक्सेशन का मतलब है कि दो टब अगर एक दूसरे के 10 मीटर के अंदर में है तो उसको माना जाएगा कि एक दूसरे के जस्ट पीछे 10 मीटर के अंदर में रहता है, तो आदमी को छोड़ के भागने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए उसको हम इन सक्सेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कहा यह जाता है कि भैया इतना से कम दूरी पे नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो बड़ा ही सावधानी से चलेगा, बड़ा धीरे धीरे चलेगा, और समतल जमीन होगा उसी जगह पे करेंगे।
1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट है तो टब के सामने कोई नहीं जाएगा। 1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट है, मतलब 1/19 है, 18 है, तो टब गाड़ी के सामने कोई भी जाके नौटंकी नहीं करेगा। स्प्रैग का इस्तेमाल करेंगे जहाँ कहीं भी ढलान होता है। स्प्रैग क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, आप कहीं पे कार खड़ा किए, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ढलान है, कार थोड़ा सा पीछे ढलक सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे कार के पीछे वाला जो चक्का है, उसमें वो ईंटा रख देंगे, पत्थर रख देंगे, ताकि वो गिरे नहीं। स्प्रैग का भी बिल्कुल ऐसा ही काम होता है। स्प्रैग को हम लोग हिंदी में कहते हैं खीट, ठीक है, तो खीट का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। देन बोला कि आदमी टब में नहीं चढ़ेगा, इफ़ पॉसिबल ग्रेडियंट में टब नहीं खोला जाएगा, मतलब कभी भी आदमी टब गाड़ी में चढ़ के सफ़र नहीं करेगा, और ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा तो टब गाड़ी को नहीं खोला जाएगा। तो ये सब कुछ कॉमन रेगुलेशंस थे टब गाड़ी के बारे में, हॉलेज के बारे में, जो आज भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। और आज भर ऐसा है, अब मे बी कल भर ऐसा रहे, लेकिन आपका क्लासेस हम लाइव ही लेंगे अब, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के वीडियो डाल रहे हैं, वाईफाई मोबाइल वाइड डाटा से कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्लास मिस ना हो इसके लिए। बट कोई नहीं, आई थिंक कि हो ही जा रहा होगा अच्छे से। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।